हेलो, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते होंगे। बायोलॉजी का या फिर नीट एग्ज़ाम का मकसद केवल अपने आप को स्वस्थ रखना नहीं होता है, अपने के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना होता है। आज से ही आप लोग डॉक्टर बन गए हैं, थोड़ा सा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने समाज का भी ख्याल रखें। इसके लिए आपको घर पर रहना होगा, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा और जो ये समस्या आई है इसके ध्यान रखते हुए अपना स्टडी को भी कंटिन्यूड करना होगा। ठीक है, आप जो है आपका एग्ज़ाम 10+2 का हो या फिर नीट का हो, वो समय पर ही होगा और जिस लेवल से होना है उसी लेवल से होगा। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ना शुरू करें। आज हम लोग जो है गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस जो होता है दो शब्द से बना हुआ होता है, एक गैमीट, दूसरा जेनेसिस। कौन क्या हो गया, ये गैमीट, ये यहां से यहां तक गया गैमीट, और दूसरा हो गया जेनेसिस। दैट मीन्स गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of gamete or differentiation of gamete from diploid primary cell is known as the gametogenesis। तो आप हिंदी में जान लीजिए, गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है, वह तरीका है जिसमें से हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण होता है। कहां पर होगा हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसमें कि डिप्लॉयड सेल्स है उसी में जो है ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और वहां पर क्या होगा, गैमीट का निर्माण होगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। ओके, हाँ, गैमेटोजेनेसिस जो अभी बताया, गैमेटोजेनेसिस का जो है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका भाई, तो हैप्लॉइड गैमीट का। किसका, तो हैप्लॉइड गैमीट का। कहां से हो रहा है, फ्रॉम डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल, फ्रॉम डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल जो कि प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज गोनाड। जो गोनाड में पाया जाता है वहां पर डिफरेंशिएशन होता है। अब हैप्लॉइड गैमीट सेल्स कौन सा को है भाई, तो मेल में जो है आपका टेस्टिस से क्या बन गया, स्पर्मेटोजुआ बन गया, स्पर्मेटोजुआ बन गया, और फीमेल में क्या बन गया, ओवा बन गया। ठीक है, और ये जो है दो चीज बन गया, और ये डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये कौन सा है भाई, दैट इज कॉल्ड गोनाड। मेल में जो हो गया टेस्टिस हो गया, टेस्टिस, और फीमेल में जो है कौन सा हो जाएगा, इन फीमेल ओवरी। तो क्या हो जाएगा, इन मेल एंड फीमेल। तो आप ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट दैट इज द स्पर्मेटोजुआ एंड ओवा फ्रॉम द डिप्लॉयड
primary germ cells that is present in the primary sex organ is known as the gonad, that is the testis in male and ovary in female. इस प्रकार से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस का। हाँ, तो गैमेटोजेनेसिस एक और बात है कि गैमेटोजेनेसिस में विटामिन ए का बहुत बहुत इसेंशियल होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए इज वेरी इसेंशियल। इससे क्या होता है? हेल्दी हैप्लॉइड गेमिट्स का निर्माण होता है। हेल्दी हैप्लॉइड गेमिट्स का निर्माण होता है। दूसरा इसमें और इसेंशियल है विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, ठीक है, विटामिन ई इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक है। अगर इसकी कमी होती है तो कौन सा डिजीज हो जाता है? स्टर्लिटी हो जाता है। अगर ये क्या होता है कि ये क्या हो जाता है? वेरी लो। इसकी कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टर्लिटी हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। तीसरा इसमें अगर आवश्यक है तो है हार्मोन GnRH हार्मोन, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। ये तीन हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप गैमेटोजेनेसिस अगर आपको आ जाता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो आप इतना सा बात लिख सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट from the diploid primary germ cell that is present in the primary sex organ that is called gonad। ये हो गया एक डिफिनेशन, इतना लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं विटामिन ए इज वेरी essential and it helps in the formation of healthy haploid gametes, ये लिख सकते हैं। तीसरा बात आप दूसरा बात लिख सकते हैं विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन केस विटामिन ई का वेरी कमी हो जाती है, वेरी लो हो जाती है, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? स्टर्लिटी डिजीज हो जाएगा, वो बांझपन हो जाएगा। और तीसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है GnRH हार्मोन्स, LH हार्मोन और FSH हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है गैमेटोजेनेसिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नोट कर लीजिए। गैमेटोजेनेसिस की टाइप्स अगर हम देख लें, गैमेटोजेनेसिस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ये जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज हैपनिंग इन मेल में हैपनिंग होगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजुआ बनाएगा। और दूसरा टाइप्स हो जाता है oogenesis, ये जो होता है इट इज हैपनिंग इन फीमेल में होता है और प्रोडक्ट क्या बना देता है? ओवा बना देता है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार का हो गया। फर्स्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्ट बना दिया स्पर्मेटोजुआ, इट इज हैपनिंग इन मेल। और फीमेल में जो होता है oogenesis होता है, जिसके माध्यम से क्या बन गया? ओवा बन गया। ठीक है, यही है। अब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम डिफाइन करना शुरू करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम द डिप्लॉयड जर्म सेल्स दैट इज फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। यही हो गया डिफिनेशन। तो इसको क्या डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस is the process of formation of spermatozoa
हैप्लॉइड स्पर्मेटोजुआ, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम द diploid germ cells, that is found in seminiferous tubules of the टेस्टिस। यही हो गया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजुआ। कौन सा है बनाएगा? हैप्लॉइड मतलब हो जाता है सिंगल एन हो जाएगा, ठीक है। हैप्लॉइड स्पर्मेटोजुआ बनाएगा। कहां पर से बनाएगा? डिप्लॉइड जर्म सेल, जिसका कि क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 2n है। दैट इज फाउंड इन, कहां पाया जा रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो घटना घट रही है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसका 3 कंडीशन आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। पहला कौन सा कंडीशन आता है कि एक हो जाता है सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। तो राइट डाउन कीजिए इसको। स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन जो है इस लेवल में भी लिखा जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। ये लिखा जा सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। छोटा में लिखा जा सकता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनिया, जिसको कि मेल जर्म सेल कहते हैं, इस मेल जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? क्लोमनर सर्टोली सेल्स। ये जो है आपको याद होगा, जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था इस तरीका का था, ये गोल, ये था। इसमें क्या था कि बड़ा सा एक जो था इसको हम सर्टोली सेल कह रहे थे, और ये जो छोटा छोटा सेल था उसको हम क्या कह रहे थे कि मेल जर्म सेल है। इस तरीका का स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा। इस तरीका का स्ट्रक्चर जो है आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक बार बनाया था जब टेस्टिस जब हम पढ़ रहे थे तब जाके इसमें था। तो ये जो बड़ा वाला था उसको हम कहते हैं, बिग साइज का जो सेल्स है उसको कहते हैं हम लोग सर्टोली सेल। क्या कह दिए थे? सर्टोली सेल कह दिए थे, सर्टोली सेल कहे थे। और दूसरा ये छोटा सा है, ये इसको मेल जर्म सेल कहे थे, मेल जर्म सेल कहे थे। और इस दोनों के बीच में जो यहां पर था इसको लेडिक सेल कहे थे, लेडिक सेल। इस तरीका का जो 3 प्रकार का सेल्स टेस्टिस में पाया गया था, तो ये हम दिखला रहे थे। तो ये इसका स्पर्मेटोजेनेसिस को का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है? ये मेल जर्म सेल्स में होता है। ये कहाँ होता है? मेल जर्म सेल्स में होता है। कहाँ पर जो पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक आगे पहला कंडीशन इसका क्या है कि ये सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे बेट हो गया, ऑटर हो गया, लामा हो गया, कुछ भी है, इतने प्रकार का जो इसके अलावा भी सीजनल ब्रीडर्स है, इसमें क्या होता है कि सीजन पर ही टेस्टिस फंक्शनल होता है। इसके पहले क्या होता है कि टेस्टिस फंक्शनल नहीं रहता है। और जब ये टेस्टिस फंक्शनल होता है तब वो क्या होता है कि वो स्क्रोटम में आता है। जब फंक्शनल नहीं होता है
तो ये क्या होता है कि ऊपर की ओर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। तो ड्यूरिंग द सीजनल ब्रीडिंग ये क्या करता है, डिसेंड इन स्क्रोटम एंड ब्रीडिंग इन द ब्रीडिंग सीजन। ये ब्रीडिंग सीजन में भी आता है और ये इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वो फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें दूसरा कंडीशन, तो जैसे ह्यूमन हो गया, लायन हो गया, हॉर्स हो गया, ये सारे क्या होता है कि कंटिन्यूअस ब्रीडर है, वो हमेशा सालों भर ब्रीडिंग करते रहता है। तो इसका क्या होता है कि परमानेंटली स्क्रोटम में ही स्क्रोटम में ही जो है टेस्टिस पाया जाता है और यह जो है हमेशा इसमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तीसरा कंडीशन ये आ जाता है कि एलिफेंट हो गया या एकेंड्रा हो गया या डॉल्फिन हो गया या व्हील हो गया, वेल हो गया या सील हो गया, इसमें क्या होता है कि टेस्टिस जो है यह क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, जिसको कि इंटर एब्डोमिनल कहते हैं, ये उसके अंदर में रहता है। क्यों भाई, तो इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लबर, ये फैटी टिश्यू जो रहता है उसके प्रेजेंस के कारण ये सब होता है। क्या है, स्क्रोटम का जो है कहाँ पाया जाता है, इंटर एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाता है, ठीक है, यही होता है। और एक बात और हम जान लें कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स ओनली जो है 74 डेज। ये कितना डेज लेता है, 74 डेज लेता है फॉर द कंप्लीशन। ये क्या बोलते हैं कि लगभग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दोनों टेस्टिस मिलाकर जो है एक दिन में 120 मिलियन स्पर्मेटोजुआ ईच डे बनाता है। कितना है, ईच डे बनता है, प्रत्येक दिन 120 मिलियन जो है स्पर्मेटोजुआ बनता है, ठीक है। तो दो बातें हो गई, दो ऑब्जेक्टिव की बातें हो गई कि एक ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक स्पर्मेटोजुआ बनने में 74 डेज लगता है, दूसरा है कि ये प्रत्येक दिन जो है 120 मिलियन स्पर्मेटोजुआ दोनों टेस्टिस को मिलाकर बनता है, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। अब आइए स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेज कितना होता है, कैसे कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है, कौन कौन स्टेज में होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर हम स्टेज बांटें तो पहला तो दो स्टेज में बांट दीजिए। कौन कौन सा स्टेज हो गया भाई, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। दूसरा पेज हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता है, ये दो स्टेज मुख्य रूप से होता है। पहला स्टेज कौन सा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होता है, दूसरा स्टेज कौन सा होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। अब जो होता है कि फर्स्ट स्टेज जो आपको बताए कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, इसको 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। कौन कौन सा फेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हो गया ग्रोथ फेज, तीसरा हो गया मैच्योरेशन फेज। ये 3 फेज होता है इसका, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ का 3 फेज हो गया। और कौन कौन सा हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा हो जाता है मैच्योरेशन फेज। उसके लास्ट फेज में जो होता है, कौन सा फेज होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बारे में बाद में टॉक करेंगे। अब आप आइए, पहला कौन सा फेज है, तो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। आपको याद होगा हमने बताया था कि सेमिनिफेरस टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। क्या, कौन सा टिब्यूल्स है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जो है बहुत सारा जर्म सेल्स हैं, डिप्लॉयड जर्म सेल्स हैं बहुत सारा, यही ना बोले थे,
कि आपका, और उसके अलावा सटोली सेल था, ये था ये। अब क्या हुआ क्या है कि कंडीशन क्या बन रहा है कि ये जो मेल जर्म सेल है इसमें माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हुआ है। कौन सा डिवीजन होता है? इसमें जो होता है कि माइटोटिक डिवीजन होता है। जर्म सेल में क्या हुआ कि माइटोसिस की क्रिया बार बार रेगुलर हो रहा है, तो क्या हुआ कि इस स्पर्मेटोगोनियम टाइप 1 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि बार बार इसमें डिवीजन हो रहा है, तो सेल क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब सेल जो डिवीजन करने लायक नहीं रहा, तो ये क्या हुआ कि ये ग्रोथ फेज में चला गया। कहां चला गया? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में जो चला जाएगा तो क्या होगा कि जैसे ही ये माइटोटिक डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, माइटोसिस, तो ये क्या होगा? ग्रोथ फेज में गया, और ग्रोथ फेज में जाने के बाद ये जस्ट डबल अपना साइज बना लेता है। कितना बनाएगा? जस्ट डबल साइज बना लेगा, और उसके बाद यहां पर जो है ये स्पर्मेटोगोनियम जो है का नाम बदल के हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा हो जाएगा नाम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इतना मजबूत हो गया, इतना बड़ा हो चुका है कि अब यह जो होता है कि डिवीजन करने के लायक हो गया है। तो इसमें पहला क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। यहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था। अब यहां पर क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गया? घट गया। आपको याद होगा कि माइटोसिस में जो है यह यह जो है इक्वल होता है, इक्वल डिवीजन भी कहते हैं इसको। मतलब में कि इसमें के इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन इसलिए कहते हैं कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या ना घटता है ना बढ़ता है, सेम टू सेम रहता है। लेकिन यहां जब मियोटिक डिवीजन होता है इसमें क्या होता है? रिड्यूस कर जाता है, हाफ हो जाता है। यहां देखिए 44 था तो यहां पर क्या हो गया? 22 हो गया। यहां पर एक्स वाई था तो यहां केवल एक्स आया और इसमें वाई आ गया। ठीक है, तो यह फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने लगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे होगा उसी सेम टाइम में जो है दूसरा मियोटिक डिवीजन भी हो जाएगा, और वह क्या कहलाएगा? यहाँ पर कि इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या ना घटती न बढ़ती है, सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो? 22 प्लस एक्स हो गया, ये भी 22 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 प्लस वाई हो गया, 22 प्लस वाई हो गया। इस प्रकार से आपका जो है कितना सेल बन गया? कितना स्पर्मेटोजुआ बन गया? तो 4 स्पर्मेटोजुआ बन गया है। 1 2 3 4 स्पर्मेटोजुआ बन गया। किससे? एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजुआ बन गया। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोजुआ बनने से पहले जब यहाँ पे आए थे हम, आपका सेकंड मियोटिक डिवीजन जब हुआ था तो एक सेल नुमा ये स्ट्रक्चर था। कैसा था? सेल के तरह का स्ट्रक्चर था, और इसमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो था। यह एक स्टैटिक स्ट्रक्चर था, यह मूवमेंट करने लायक नहीं था। लेकिन इसको फिर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हुआ। उसी मॉडिफिकेशन स्टेज को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में जो है इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा, और स्पर्म के तरह का स्ट्रक्चर होगा, स्पर्मेटोजुआ का तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम जो है क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का 2 स्टेज हो जाता है। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, दूसरा जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ को 3 फेज में बांटते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनियम का, जब यह जर्म सेल हो गया, इसमें कौन सा पहला डिवीजन शुरू हुआ? माइटोसिस का डिवीजन शुरू हो गया। जैसे ही माइटोसिस का डिवीजन शुरू हो गया तो यहां पर क्या बन गया?
सेल की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या ना घट रही है ना बढ़ रही है। यहां पर क्या हुआ 44 प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक है 44 प्लस एक्स वाई हो गया। लेकिन यह बार बार रैपिड बार बार इसमें जो है माइटोसिस की क्रिया हो रही है, तो यह क्या होगा सेल हो गया है कमजोर। लेकिन सेल जब कमजोर हो जाएगा डिवीजन करने लायक नहीं होगा तो उसी समय यह कौन फेज में चला जाएगा, ग्रोथ फेज में चला जाएगा। जब ग्रोथ कर लेगा जस्ट डबल इन साइज हो जाएगा, सारा चीज डबल हो जाएगा, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इसको कौन सा कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिसमें कि आपका क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी, सेल दो सेल बन गया लेकिन इस क्रोमोसोम की संख्या घट गई। लेकिन उसी जैसे ही ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा जिसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं घटेगी, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो है एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर जब स्पर्मेटोजुआ हो गया तो इसे मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, कंप्लीट स्पर्मेटोजुआ बनने के, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अगर हम देखना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इस तरीका का दिखाई पड़ता है, जिसका ऊपर में हेड पार्ट होता है, बीच में जो होता है मिडिल पीस होता है, नीचे में टेल पीस होता है, ठीक है। तो हेड पार्ट जो होता है वो 2 भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है। किसके द्वारा बटा हुआ रहता है, परफोरेटरम के द्वारा यह जो 2 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला ऊपर में जो है एक्रोसोम रहता है जो कि यह जो होता है आपका लाइसिन का निर्माण करता है। और यह जो होता है लाइसिन यह क्या करता है कि ओवम में जब वो पेनिट्रेट करता है, जब ओवम में घुसना शुरू करता है तो उसके ओवम के वाल को ये एक्रोसोम जो होता है लाइसिन के माध्यम से वो जो है उसको गला देता है और वो ये क्या होता है कि उसके अंदर एंट्री पाल लेता है, ठीक है। और उसको इस एक्रोसोम का कवर जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है जिसका गैलियर कैपिटिस भी कहते हैं, जिसको गैलियर कैपिटिस भी कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे वाला पोर्शन में जो होता है एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और उसके अलावा जो होता है ये क्या होता है क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है और कुछ नहीं रहता। वहां पर क्या होता है एक न्यूक्लियस रहता है बीच में और बाकी जो है क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट नेक के पास जो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। और उस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के माध्यम से जो होता है एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो टेल तक जाता है। कहां तक जाता है, टेल तक जाता है। और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के आगे जब जैसे ही नीचे जाएंगे हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से आगे तो यहां पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड रहता है। और अरेंज्ड रहता है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक्सियल फिलामेंट के पास जो होता है यह जो है यह रिंग के तरह स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत ही कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि मेनचिट कहते हैं। और यही मेनचिट जो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, टेल को, वो क्या करता है स्विमिंग के काम में लाता है। यह एनर्जी पावर हाउस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही मिडिल पीस इसका समाप्त होता है वहां पर जो होता है रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। रिंग सेंट्रियोल से होते हुए एक्सियल फिलामेंट टेल तक जाता है। बस इतने ही इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, कभी कभी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होता है ये केवल फिगर बनाने के लिए आता है, तो आप इस तरीका का फिगर बना देंगे और उस पर जो है ये सारा लेबलिंग कर देंगे तो भी आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी इसमें जो है लिखने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो लिखने के लिए आता है तो आप जो है ये सारी बात को लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है स्पर्मेटोजुआ को 3 पार्ट्स में बांट दिए हैं। स्पर्मेटोजुआ हैज 3 पार्ट्स, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। हेड, मिडिल पीस एंड टेल, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। 3 भाग में बांट दिया। हेड को लिखना है, हेड इज कवर्ड बाय ए कैप कॉल्ड एक्रोसोमिक कैप, ए कैप दैट इज कॉल्ड एक्रोसोमिक कैप। एक्रोसोम
इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लाइटिक एंजाइम। मैंने बोला था कि लाइटिक एंजाइम्स इसमें पाया जाता है, फिल्डेड विथ लाइटिक एंजाइम, जिसको कि क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको स्पर्म लाइसिन्स भी कहते हैं। यह दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम के फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है। इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल पीस neck is present. In interior part of the middle piece, neck is the present. Neck is narrow and contains a proximal and distal basal body, जिसमें कि neck is जो है क्या होता है कि एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स रहता है, जिसको कि बेसल बॉडी भी कहते हैं। एंड एक्सियल फिलामेंट, ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एंड एक्सियल फिलामेंट बिगेन जस्ट बिहाइंड द सेंट्रियोल्स एंड कंटिन्यूज पास थ्रू द मिडिल पीस एंड एक्सटेंड टू द टेल, टेल तक ये चला जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है, राइट डाउन करें। हाँ, at the point where middle piece just join the tail, middle piece just join the tail, यहाँ पर का बात कर रहे हैं कि जब मिडिल पीस जो है टेल से ज्वाइन होता है, वहां पर क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट पास थ्रू ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनुलस या रिंग सेंट्रियोल्स या जेंसन रिंग। यहाँ पर क्या बोले थे हम कि रिंग सेंट्रियोल से होते हुए पास हो रहा है, ये क्या है, रिंग सेंट्रियोल्स है, जिसको कि हम जेंसन रिंग भी कहते हैं, जेंसन रिंग भी कहते हैं, या इसको जो है सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, एनुलस सेंट्रियोल्स भी कहते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट विच लाइज इन द मिडिल पीस, जो मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट ब्लू वाला है, वो क्या होता है, सराउंडेड बाय स्पाइरल शीथ, जो कि बना हुआ रहता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको कि हम जो है नीबेन कर्ण शीथ कहते हैं, जिसको नीबेन कर्ण शीथ कहते हैं या मेनचीट भी कहते हैं। यह क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसका, मोमेंट ऑफ द टेल को मोमेंट करने के लिए यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम जो है, ये जैसे ही मिडिल पीस जो टेल से ज्वाइन होता है, इस पोजीशन में जो ये सेंट्रियोल्स है, उस सेंट्रियोल्स को रिंग सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, इसी को उतारिए, चलिए राइट डाउन करें। तो मैं एट द उतार लिए, ये राइट डाउन किए। At the point where the middle piece joins the tail, the axial filament pass through a ring-like structure called annulus ring या ring centrioles या Jensen ring। ठीक है। अब क्या हुआ, the part where axial filament which lies in the middle piece is surrounded by a spiral sheath and made up of जो है mitochondria is known as Nebenn Kern sheath which produce energy for the movement of tail। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करें। हाँ, जरा ये है कि मिडिल पीस में आप इतना सा मात्र लिख सकते हैं, इट इज सराउंडेड बाय स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज जो है it is surrounded by spirally arranged mitochondria that is known as the energy chamber। यहाँ पर हम लिख दिए एनर्जी चैम्बर। यह एनर्जी चैम्बर क्या करता है कि टेल के मूवमेंट में मदद करता है, टेल जब मूवमेंट करता है उसमें हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेल के विषय में आप केवल इतना लिख सकते हैं कि इट इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजुआ, या स्पर्मेटोजुआ का मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जरा जल्दी जल्दी नोट डाउन करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब जो है ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये केवल ऑटोमेटिक नहीं होता है। यह स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में जो है हार्मोन्स का भी एक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये हार्मोन्स जो है सबसे ऊपरी भाग में कौन जो है, क्या चीज है, हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस क्या है कि GnRH हार्मोन निकला,
ये कहाँ पर एक्ट करेगा आप लोग को सबको पता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। ठीक है, ये आ गया कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकला, LH निकला, एक FSH निकला। LH जो निकला वो कहाँ पर, लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। LH जो है किस पर एक्ट करता है, तो लेडिक सेल्स पर करेगा, और वहां पर क्या उसको एक्टिवेट करके टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए इंस्पायर्ड करेगा। कौन सा हार्मोन बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। और टेस्टोस्टेरोन किस पर एक्ट करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर करेगा, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल था, उसको में जो है डिवीजन को एक्टिवेट करेगा, और वो वहां पर क्या होगा, जर्म सेल में डिवीजन एक्टिवेट हो गया। लेकिन जब एक्सेस लेवल में टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा कि जिससे कि जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा बन गया, तो ये निगेटिव फीडबैक देगा। किसको किसको देगा, तो पहला निगेटिव फीडबैक जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा कि भाई आप अपना और जो है LH प्रोडक्शन को बंद करिए, उतना ज्यादा की जरूरत नहीं है, LH हमको नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो है इसको भी इंफॉर्मेशन देगा, हाइपोथैलेमस को भी दे देगा इंफॉर्मेशन कि ज्यादा आप जो है GnRH हार्मोन मत निकालिए। अगर आप ज्यादा GnRH हार्मोन जब निकलेगा तब जो है एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए इसको भी स्टॉप करने के लिए देगा। लेकिन अगर आप इधर आएंगे दूसरे साइड में, FSH निकलेगा। FSH किस कहां पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल का क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहां पर जो है जैसे सर्टोली सेल पर आएगा तो दो काम होना शुरू हो जाएगा। पहला ABP एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का निर्माण करेगा, जिससे क्या जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो कंसंट्रेट कर जाएगा किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कंसंट्रेट कर देगा, और इससे क्या होगा, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज कर गया, बहुत बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, या निगेटिव फीडबैक भेजेगा, या एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, तो ये निगेटिव फीडबैक किसको भेजा, ये हाइपोथैलेमस को भेज देगा। हाइपोथैलेमस को भेज देगा तो ये क्या हो गया कि बोलेगा नहीं भाई अब जो है हमको नहीं चाहिए। तो ये भी एक हार्मोन के कंट्रोल में चलता है। हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस एक्टिवेट होता है, और यह जो है ऑटोमेटिक भी होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन के कंट्रोल में चलता है, यही हार्मोन का कंट्रोल है। हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन, ये तीन हार्मोन बोले थे हम। यहाँ से जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हार्मोन निकलता है, और FSH निकलता है। LH हार्मोन जो है लेडिक सेल पर आया, टेस्टोस्टेरोन निकाला, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर जो है काम करना शुरू हो गया, एक्सिस लेवल में फीडबैक दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्टोली सेल पर आया, यहाँ पर जो है कंसंट्रेट करेगा, या एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, या फीडबैक देगा। यह इसका मुख्य काम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा हो गया। हमको उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे और इसको राइट डाउन भी कर लिए होंगे, और आपके पास जो जो बुक है अवेलेबल है वैसी सब बुक को पढ़िए, स्टडी कीजिए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव है, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल चुके हैं, बोल रहा हूँ कि आप जो है ऑब्जेक्टिव का चिंता ना करें, क्योंकि पहले थ्योरी हो जाने के बाद जब भी समय मिलेगा मैं ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कराऊंगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं जान रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस वहाँ पर फिर ऑब्जेक्टिव का स्टडी करना थोड़ा सा खराब लगेगा, हमको भी प्रॉब्लम आएगा, आपको भी प्रॉब्लम लगेगा कि सर कहाँ से शुरू कर दिए। इसलिए पहले थ्योरी हो जाने दीजिए, फिर हम लोग मिल बैठ कर जो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ताकि घर बैठे जो भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये जो है आप इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकेंगे। +2 का भी स्टूडेंट जो है वो भी कर सकते हैं। आप जितना से जितना फैला सकते हैं। और साथ में आपको अगर कोई विशेष प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो बार बार आपको मैं दे रहा हूँ, 9471
3037707। अगर किसी चैप्टर में स्पेशली आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है इस 94730377 पर आप जो है व्हाट्सअप करें। हाँ, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप करें। और जो है जितना ज़्यादा आप इसको, कुछ स्टूडेंट ने कांटेक्ट भी किया है, क्वेश्चंस भी पूछा है, जिसको हमने व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी दिया और वो हमको लगता है संतुष्ट भी हैं। और बहुत सारे ने जो है सब्सक्राइब भी किया है और यूट्यूब पर भी मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं, आप जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। हाँ, और अगर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो स्टडी मटेरियल, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टडी मटेरियल के बारे में कहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी हमारे टीम से हम लोग की बातचीत हो रही है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम लोग जैसे ही एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो है सिंपली आप अभी जो है स्टडी करें, जो बुक है अवेलेबल उसको पढ़ें। और जहाँ तक आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है खुद से, तो आप उस कांटेक्ट करें और हम हेल्प करने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।